Hello everyone. So in the last class we have discussed the preparation of haloalkane and haloarenes. तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत सारे हमने उसमें मेथड्स भी देखे थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स को हम लोग कमांडली क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स। दैट्स व्हाई मैंने हेडिंग क्या लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ है कि जब हमने प्रिपरेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी नेम रिएक्शन भी देखी थी, है ना। जैसे स्वार्ट्ज हो गया, फिंकेलस्टीन हो गया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमने देखी थी। ग्रूव्स हो गया, डार्जन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे तक ही हमारे काम आने वाली है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पर, है ना। डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। एटम बोल लीजिए या फिर हेलोजन एटम बोल लीजिए, एक ही बात है। एटम बोल लीजिए या फिर हेलोजन एटम बोल लीजिए, बात एक ही है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऑर्डर इसमें लिखते हैं तो सबसे बड़ा जिसका साइज होता है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाईएस्ट होगा, है ना। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो आर आई है, सपोज हमारे पास आर बी आर है, सपोज हमारे पास आर सी एल है और सपोज हमारे पास आर एफ है ना। ये 4 हमारे पास हेलोजन हो गए और इतने हेलोजन होते हैं जो हम यूज में लेते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो अब आपको पता है कि आई का साइज जो होता है ना वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट साइज है आई का। अब आई का साइज लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका ऑर्डर, ये चीज़। इसको अगर मैं बॉक्स में बंद करना चाहूँ तो इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग उसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन पे क्या असर पड़ता है इसका। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने अभी किसका बताया आपको, मैंने आपको बताया हेलोजन के केस के अंदर कि हेलोजन का साइज अगर बढ़ता रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर। बट कार्बन के केस में क्या चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्काइल ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर शुड बी। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी जैसे कंपाउंड लीजिए जिसमें हाइड्रोकार्बन आपके जैसे 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे एक 3 डिग्री होता है, एक आपका 2 डिग्री होता है, एक 1 डिग्री होता है ना। ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपको मालूम ही होगा, है ना। तो जैसे मैं आपको 2-4 ऐसे अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ये सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ CH3CH2 का होल ट्वाइस CH2Br। ठीक है। फिर एक जैसे CH3 का होल ट्वाइस CH2Br। और एक मैं ले लेता हूँ जैसे
CH3 का होल थ्राइस CBr। ये 3 कंपाउंड लेता हूं मैं, है ना। अब 3 डिग्री के अंदर देखो ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, हाई ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो ब्रांचिंग इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग है मिडिल में, यहाँ पे देखिए बीच में ब्रांचिंग है, और यहाँ पे ब्रांचिंग है एंड में, कोने में। यहाँ पे वी शेप बनता है इस तरह से, अगर आप ध्यान से इसको देखें ना तो यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 CH। ये वी शेप बना कि नहीं बना, बन रहा है। दैट्स वाई अगर ब्रांचिंग बीच में हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और अगर एंड में हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर हाई ब्रांचिंग है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसकी अटैचमेंट कैपेसिटी कम हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन ही ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास किसी कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का हो सकता है, या तो उसके अंदर लेस ब्रांचिंग हो सकती है, या फिर उसके अंदर ह्यूज ब्रांचिंग हो सकती है। 2 ही केस हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर लेस ब्रांचिंग है तो अटैचमेंट इजी हो जाएगा, अटैचमेंट बोल लीजिए, या फिर आप इंटरेक्शन बोल लीजिए। इंटरेक्शन किसके साथ में, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, वो इजी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, इजी, ठीक है। लेकिन अगर ब्रांचिंग ह्यूज हुआ तो कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, नो अटैचमेंट, या फिर इंटरेक्शन नहीं होगा, जिससे ब्रांच क्या बोलते हैं, कंपाउंड जो है वो किसी और के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा टफ, ठीक है ना। तो हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो किसी न किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, अटैच करे और अपने आप को स्टेबलाइज करे। अटैचमेंट का मतलब ही क्या है, मेन मकसद क्या होता है कोई भी कंपाउंड के अटैच होने का किसी दूसरे के साथ में, बताइए। इसका मकसद होता है कि ये अपने को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। ये मकसद होता है हर कंपाउंड का। तो अगर अटैचमेंट ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है, तो आपको ये पता है कि जो कंपाउंड अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा उसके अंदर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही ब्रांचिंग आ गई, मतलब एंड में ही ब्रांचिंग है, और एंड में अगर ब्रांचिंग है तो मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, अटैच हो नहीं पाएगा। क्यों, एंड में जब ब्रांचिंग होती है तब क्रिएट होता है हिंड्रेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल सूटेबल नहीं है किसी और के साथ अटैच होने में। और ये तो बिल्कुल ही नहीं है, इसमें देखो इस तरह की ब्रांचिंग है टर्शियरी के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले के अंदर, सेकंड में भले यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे इधर तो ब्रांचिंग है, लेकिन एंड पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। दैट्स वाई ये इजीली किसी दूसरे के साथ में क्या कर सकता है, अटैच होकर अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देखना पड़ेगा, और इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड को इजीली बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हो। तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी थी बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में काम आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में बॉइलिंग पॉइंट ही है, बाकी इसमें 1-2 और लिख लेते हैं हम लोग। जैसे सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ of haloalkane, bond strength of haloalkane decreases as the size of the halogen atom increases, ठीक है ना। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की में अगर कमी आई, अगर गलती से भी बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आई, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी भी रीजन से डिक्रीज अगर हुआ,
हेलोएल्केन का, तो उसका रीज़न एक ही होगा कि हेलोजन का साइज बढ़ गया है, बस। इसके अलावा मुझे लगता है कोई और रीज़न इसमें होना चाहिए, क्योंकि और कोई रीज़न इसमें है भी नहीं। इसलिए हम लोग रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट इज साइज ऑफ हेलोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसको आप बॉक्स में इजीली बंद कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कि बॉन्ड कितना मजबूत है ना, सिंपल भाषा में आप ये याद रख सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे डेंसिटी ऑर्डर की। डेंसिटी ऑर्डर, तो पहले तो आप बताइए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। सोचिए, डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी शुड बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है जी, मास अपॉन वॉल्यूम के, है ना। तो अगर मैं किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल में उसका मास और उसका वॉल्यूम, इन दोनों के रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डेंसिटी ऑर्डर जब भी हम लिखेंगे, तो डेंसिटी ऑर्डर भी वही रहेगा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर था हेलोजन एटम के लिए। यानी कि सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है, आयोडीन, तो इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। फिर RBr, फिर RCl, और लास्ट में RF, इस तरह से। इस तरह से ओके। तो ये तीन तरह की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो इनफ है, इससे ज़्यादा हमको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाहर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस इतना सा आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, देखिए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस हेलोएल्केन देता है, या हेलोएल्केन कि हेलोजन डेरिवेटिव से हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं जो पहली केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, इसको अपन कहते हैं जी NSR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSR, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं वो अपन देख लेंगे। ठीक है ना, तो जब भी इसमें आप स्टेटमेंट लिखोगे, तो स्टेटमेंट आपको बहुत सिंपल सा मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको लिखना है एडिशन, या फिर आप लिख लीजिए रिप्लेसमेंट।
रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि Nu माइनस, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस इन हेलोजन कंपाउंड, इन हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आपको मालूम होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। जैसे कि बहुत बार हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, बार बार मैं बोल भी रहा हूँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसका सिंबल क्या होता है, Nu माइनस, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब ऐसी स्पीशीज जहाँ पर मतलब ऐसे कोई भी स्पीशीज बोलो, एटम बोलो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। सॉरी, हाँ न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। तो आपको उसी को रिप्लेस करना है हेलोजन कंपाउंड के अंदर, हेलोजन कंपाउंड के अंदर। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए। अब ये दो टाइप का होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये दो टाइप का होता है। यहाँ पे अपन एक चीज लिख सकते हैं, NSR जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक होता है इसमें SN2 और एक होता है इसके अंदर आपका SN1। ठीक है, अब SN2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, वन वाले को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये कह लो आप। और ये आपका डबल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं SN2 के, है ना। पहले SN2 को हम लोग शामिल करते हैं, फिर SN1 देखेंगे। तो ये चीज सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये काफ़ी इजी सी चीज़ है, ज़्यादा मैं इसको टफ नहीं बना रहा हूँ, बहुत इजी चीज़ है, तो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं SN1 के साथ में, सॉरी SN2 के साथ में, वन तो बाद में पढ़ेंगे, SN2 के साथ में। अब जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इम्पोर्टेंट चीज में क्या लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, कंप्लीट्स इन वन स्टेप ओनली, completes in one step only. Second, न्यूक्लियोफाइल यानी कि Nu माइनस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, किससे स्ट्रॉन्ग, देन हेलोजन स्पीशीज। मतलब हेलो एल्केन के अंदर या फिर हेलोजन डेरिवेटिव जो भी कंपाउंड आप लोगे, उसमें अगर हेलोजन अटैच है तो वही न्यूक्लियोफाइल उस हेलोजन को रिप्लेस कर पाएगा जो उस हेलोजन से स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो भी स्पीशीज हेलोजन से स्ट्रॉन्ग है, बस आपको क्या करना है, उसको उससे रिप्लेस कर देना, मतलब वही न्यूक्लियोफाइल आपको लेना पड़ेगा। तीसरी चीज, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए, जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। और अगर मैं
उसकी बात करूँ हेलोजेंस की, तो हाईली रिएक्टिव होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और लास्ट में फ्लोरीन। तो ये दोनों ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। और एक फोर्थ पॉइंट और इसमें लिख लेंगे हम लोग, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स। तो ये 4 पॉइंट अगर आपको याद है तो SN2 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर अपन मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन मिथेनॉल, formation of methanol by मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड से हम लोग मिथेनॉल कैसे बनाएंगे, उसी की प्रोसेस है SN2। देखिए, तो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है हमारा, दैट इज CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड होता है। अब इसकी रिएक्शन को करवानी पड़ेगी किसके साथ में, एक्वस KOH के साथ में, एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट CH3OH और साथ में KCl एज अ सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। दिस इज योर मिथेनॉल। अब यही कैसे बना, इसको अपन विद मैकेनिज्म समझेंगे। ये हमको विद मैकेनिज्म समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो मैंने आपको कहा था कि 2 स्टेप पे खत्म होती है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं इसका स्टेप 1। तो स्टेप 1 के अंदर क्या बोलेंगे इसको, सॉरी 2 स्टेप पे नहीं होते, सिंगल स्टेप होती है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस है ना, सिंगल स्टेप प्रोसेस है ये, सॉरी मेरी मिस्टेक है। हाँ जी, तो पहले मैं आपको बताता हूँ KOH। अब KOH आपका एक्वस फॉर्म में है, और जब भी KOH एक्वस फॉर्म में होता है या कोई भी सॉल्ट एक्वस फॉर्म में होता है तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, K+ में और OH- में। अब इसमें से OH- जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करेगा मतलब हैलोजन पे और उसको रिप्लेस करेगा खुद से, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। तो मैं CH3Cl को ओपन कर लेता हूँ, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, ये OH-। आपको मालूम होना चाहिए कि OH- कहाँ पे अटैक करेगा। अब सामने से अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि Cl के पास भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। तो ये हिंड्रेंस नहीं हो इसलिए OH- क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा ऐसे, और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक, और जैसे बैक साइड अटैक करेगा तो आपको मिलेगा एक अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे Cl पहले से था ही, और ये OH धीरे धीरे अभी आया है, ठीक है ना। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, आप दिख ही रहे होंगे। अब अनस्टेबल क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप भी बोल सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तभी वो कार्बन स्टेबल हो पाता है, लेकिन यहाँ पे देखो 5 हो रही है ट्रांजिशन स्टेट में, दैट्स वाई इट इज अनस्टेबल। और आपको ये भी पता है कि कोई भी कंपाउंड अपने आप को ज़्यादा देर तक अनस्टेबल रखता नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल करना ही चाहता है। तो क्या होगा,
Cl यहाँ पे तुरंत बाहर निकल जाएगा, अपने आप को पूरी तरह से तोड़कर बाहर निकाल जाएगा, और OH कंप्लीटली परमानेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका मिथेनॉल। ठीक है, अब एक चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक चीज यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ये जो कंपाउंड देख रहे हो आप, ये वाला, ये कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड अभी बना है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे जी, प्रोडक्ट, ये बोलेंगे, है ना। अब एक चीज मुझे बताइए, क्वेश्चन यह है, इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है क्या? जी नहीं, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं है। अगर मैं दोबारा बनाऊं, इसको दोबारा बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये Cl और यहाँ पे OH, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो क्या ये इन्वर्ट हो गया? यस। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब रिएक्टेंट ने अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो उसने कौन सा फिनोमिना शो किया, इन्वर्जन वाला फिनोमिना शो किया। मतलब अब आपका कंपाउंड कैसा हो चुका है, इन्वर्टेड हो चुका है। ध्यान से देख लो, ये पूरा कंपाउंड कैसे हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड, इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, तीनों चारों जो भी इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा मैंने आपको आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई SN1। ये 2 टॉपिक आज हमने ख़त्म किए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के टॉपिक क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।